बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बना चुका हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किससे डिसाइड होता है, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर में जो हमने ग्राफ बनाया था, कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला था। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे जिनका एटॉमिक नंबर इस रेंज में आता है। ठीक है, इस रेंज में आता है मतलब ना बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर है ना ही बहुत कम है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है ये वाले सेक्शन का, और इस हिस्से का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस कौन से स्टेबल होते हैं, छोटे साइज के न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, बड़े साइज के न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, तो आप बोलोगे कि दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस। कौन से स्टेबल होते हैं? जिनका साइज कैसा रहता है, मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस। अगर आप देखोगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। बहुत बड़े साइज के न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और छोटे साइज के न्यूक्लियस का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। तो मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ना बहुत छोटे न्यूक्लियस स्टेबल हैं ना ही बहुत बड़े न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। तो फिर क्या होगा, बोले फिर ये होगा कि यहाँ पे इस रेंज के जो न्यूक्लियस होंगे, मतलब जो छोटे साइज के न्यूक्लियस होंगे वो जुड़ के मॉडरेट साइज में आना ट्राई करेंगे, और इधर जो बड़े न्यूक्लियस होंगे वो टूट के कहाँ आना चाहेंगे, मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने का ट्राई करेंगे। तो दो प्रोसेस आती है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियस का टूटना, छोटे न्यूक्लियस बनना, छोटे न्यूक्लियस जुड़ के मॉडरेट साइज का न्यूक्लियस बनना। दो प्रोसेस है, दोनों आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, थ्योरी बेस्ड पार्ट रहता है कि कौन से न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बनाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, एटॉमिक नंबर, मास नंबर बैलेंस करना है। उस पर क्वेश्चन भी आता है, जैसे आते हैं कि यार मान लो कुछ न्यूक्लियस एक X80, ठीक है, और 172 वो टूटा, उसने एक न्यूक्लियस बनाया भाई, ठीक है, 56 और कुछ भी मान लो है, मान लो अब 120। तो यहां पूछ लेते हैं कि यार ये जो Z होगा इसका, या आप Z मत लिखो, इसको न्यूक्लियस P लिख लेते हैं, इसका Z और A दोनों क्या होंगे, ये पूछ ले जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बैलेंस करना होता है बस, ये बैलेंस होना चाहिए, मास बैलेंस करना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो कुछ नहीं, इस पे क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थ्योरी वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी से रीड करना रहेगा। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों। कौन से न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं? मॉडरेट साइज के जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपेयर में? बड़े और छोटे न्यूक्लियस के कंपेयर में। बड़े न्यूक्लियस टूट के मॉडरेट साइज में आने का ट्राई करते हैं, छोटे न्यूक्लियस जुड़ के मॉडरेट साइज बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसकी है पूरे पीरियोडिक टेबल में? आयरन की। कल बताया था मैंने, डेटा कितना है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है दुनिया का, कौन? आयरन न्यूक्लियस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब इस पे न्यूमेरिकल वाली बातें करते हैं अपन, किस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। देखिए कुछ स्टेप से क्वेश्चन आते हैं, डेटा मैं आपको परफेक्ट दे देता हूं थोड़ा सा। देखिए मान लो आपको बोल दिया जाए मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.0045 AMU and mass of neutron is 1.0050 AMU. और मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू 4.020 AMU। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है,
और एक हीलियम न्यूक्लियस का मास, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज दिस, ये है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इस हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना है। या तो बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाएगी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा जाएगा कि कितना एनर्जी इसने रिलीज किया होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है क्या? तो कैसे निकालेंगे भाई? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी? बोलो। 931.5 इंटू डेल्टा एम, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास डिफेक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? निकालिए। यह अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं चलेगा ना कि 1.0045 को अगर आपने 1 मान लिया तो सब 0 आ जाएगा। बोलिए। कैसे निकलेगा मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट थ्योरेटिकल मास माइनस ये कौन सा दिया हुआ है? जो भी गिवन डेटा होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिकली हो सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल दे दिया तो क्या प्रैक्टिकल करने जाओगे? थोड़ा सा अगर अपन कॉमन सेंस रखें कि अगर थ्योरेटिकल मास उन्होंने दिया है तो हमको कौन सा निकालना है? प्रैक्टिकल। तो पेपर छोड़ के, नीट का पेपर छोड़ के क्या प्रैक्टिकल करने जाएंगे? तो दिया हुआ डेटा डेफिनेटली क्या होगा? प्रैक्टिकल मास ही हो सकता है, सीधी सी बात है वो तो। ये कौन सा मास है? ये तो प्रैक्टिकल मास है। और हमको थ्योरेटिकल मास निकालना पड़ेगा। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2। तो पहले तो 2 प्रोटॉन का मास निकालो, तो 2 इंटू 1.0045, ठीक है। फिर 2 इंटू 1.0050, फिर इन दोनों मास को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तब जाके जो मास आएगा वो कौन सा मास आएगा? थ्योरेटिकल मास। फिर उसमें से वो प्रैक्टिकल मास को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और ये पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है यही इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अपन ने अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि 1.0045 को क्या मान लिया? अप्रोक्स 1 मान लिया। ये भी 1, ये भी 1, दोनों को 2 इंटू 1 2 2 4 कर लिया और बोले ये भी अप्रोक्स क्या है? 4 है और 0 कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है आंसर उसी में छुपा हुआ है। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 का कितना आएगा? अरे ये कितना आ रहा है अभी? 4.0190 ये आ रहा है, ठीक है। तो 4.0190 में से ये हम थ्योरी में सोच रहे हैं कि इतना आना चाहिए। 2 प्रोटॉन है, हाँ जी, नहीं आ रहा, यही आ रहा है, ठीक है। माइनस प्रैक्टिकल मास क्या दिया? 4.0020, माइनस करो तो 0.71, बस ये तो 0 हो जाएगा, 0.0। तो 0.00
0.0170, ये अपना क्या आ गया, मास डिफेक्ट। मैं बता रहा हूं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो वैल्यू चल रही है वही इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लिया, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये डेटा आपका एएमयू में आया होगा, ठीक है, तो सीधे एएमयू में रखने का जुगाड़ मैंने कल बताया था आपको। क्या करना है, सीधे 170 है, उसको 931.5 से क्या कर दो, इसको अप्रोक्स 1000 अगर आप लेके चलो तो 1000 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करने जाऊं तो 1 2 3, ये 17 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 1000 का होता तो 17 से छोटा आएगा, 14 15 के आसपास कुछ आएगा, 13 14 कुछ ऐसा, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। बस ये मल्टीप्लाई करना, आप कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन तो इधर करना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स जो बोलते हैं ना कि आसान है, थ्योरी आसान है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, कुछ सिलेक्टेड चीजें आती है, लेकिन कैलकुलेटिव तो होती है वो, मतलब कैलकुलेशन तो अच्छे खासे करने ही होते हैं। अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था क्या, मतलब इसके बाद ओनली सेमीकंडक्टर ही बचा है, फिर सीधे रे ऑप्टिक्स। सिलेबस टेस्ट का बायो में एनिमल किंगडम आएगा, वो तो बता ही दिया मैंने तुम लोगों को। और फिजिक्स में जो हो गया जी मॉडर्न फिजिक्स, यहां तक हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। संडे टेस्ट का नहीं बता रहा हूं ये मैं, टॉपिक टेस्ट का बता रहा हूं। एनिमल किंगडम का तो कल ही हो जाएगा, बायो कल ही है। हो गया। हो गया क्या, बड़े आगे जो भी अब आंसर है। अच्छा, कार्बन एटम जो होता है, क्या हम ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और सोडियम को, इलेवन 23। इसमें मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बता सकते हो क्या। प्रोटॉन 6, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होता है, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 12 है, उसमें से 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, क्लियर है क्या। इधर प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने, इधर प्रोटॉन कितने, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है, तो न्यूट्रॉन जो है वो कैसे निकलता है भाई, मास नंबर में से प्रोटॉन हटा दो तो क्या बचा, न्यूट्रॉन। तो 14 में से 7 माइनस होगा तो क्या बचा, 7। इधर प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है उधर, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, न्यूट्रॉन है। यहां आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन एक ज्यादा है। प्रोटॉन कितने हैं, 11, 23 में से 11 हटाओगे तो बच कितने गए, 12 बच गए। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। सोडियम में 11, जब तभी तो सोडियम क्या, नहीं तो होना क्या चाहिए था, ये 23 नहीं होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था, लेकिन 22 नहीं होता। सोडियम क्या होता है, 11 23, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। कभी सोचा है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्यों आया,
एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्यों आया, और आया तो फिर इसी में क्यों आया, उनमें क्यों नहीं आया, हीलियम में क्यों नहीं आया, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं है। क्या कर रहा है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, क्या काम है इसका। देखिए होता क्या है कि जो छोटे साइज के न्यूक्लियस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, प्रोटॉन का नंबर कम है, न्यूट्रॉन का नंबर कम है, उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रोटॉन नहीं होने की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन की वैल्यू क्या होती, कम होती है। लेकिन न्यूक्लियस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद अब आप कहां पहुंचे, सीधे सोडियम पे पहुंचे। सोडियम थोड़ा ठीक ठाक बड़ा न्यूक्लियस हो गया भाई, इसमें न्यूक्लियन और ज्यादा हो गए, कितने हो गए, 22 23 की रेंज में पहुंच गए, 20 प्लस हो गए। आप जैसे जैसे और आगे जाओगे ना तो जो और बड़े न्यूक्लियस में आप देखोगे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एक की जगह 2 3 भी हो जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, 4 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में अगर आप जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाओ। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बड़े साइज के न्यूक्लियस में एक प्रॉब्लम होती है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ने से न्यूक्लियस में क्या आती है, अनस्टेबिलिटी आती है, वो अनस्टेबल होगा। हालांकि एक फोर्स है जिसने बांध के रखा हुआ है, कल अपना जिक्र किया था अपन ने, कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स तो है ही अट्रैक्टिव नेचर का, लेकिन फिर भी प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन का नंबर अगर बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस कैसा होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। अब न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए उस रिपल्सन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, या उस जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन है उसकी जगह आपको कोई अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स चाहिए, तो वहां पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स तो एक ही लग सकता है, कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियन वहां पे रखना पड़ेगा। अब न्यूक्लियन 2 होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो या तो आप एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़ा सकते हो या आप एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बढ़ा सकते हो। एक्स्ट्रा प्रोटॉन तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि समस्या प्रोटॉन है, प्रोटॉन का बढ़ना समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन प्रोटॉन ऐड करना तो नहीं हो सकता। प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ने से न्यूक्लियस क्या हो रहा है, अनस्टेबल। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। तो थ्योरी में चीजें पूछी जाती है कि जो बड़े साइज के न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों। तो क्या बोलोगे, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। हेडिंग लिखिए, स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी कर्व, जो भी हो। देखिए ग्राफ का मैं एक पॉइंट आप लोगों को पहले बता दूं कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं आपको बोल रहा हूं ये लाइन 45 डिग्री वाली लाइन है, कितने डिग्री वाली, 45 डिग्री वाली, और मैं यहां कहीं हूं मान लो, और मैं बोल रहा हूं कि x का वैल्यू यहां पे 4 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, बोले 4 ही होगा। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे कि x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, फिक्स है, तभी तो वो कौन सी लाइन पे, 45 डिग्री वाली लाइन पे। इस लाइन के ऊपर यहां कहीं चले जाओगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में y ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, x के कंपेयर में। और अगर इस 45 डिग्री वाली लाइन से आप नीचे आ जाते हैं, यहां कोई पॉइंट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो x इज ग्रेटर देन, तो ग्राफ की प्रॉपर्टी होती 45 डिग्री वाला जो लाइन है उस पे x और y दोनों इक्वल होते हैं, इधर y ज्यादा होता है, इधर x ज्यादा होता है। x मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, क्या इसके कोऑर्डिनेट 6,8 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 8,6 हो सकते हैं। 8, मतलब x ज्यादा आना चाहिए, y कम आना चाहिए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या 8,6 हो सकते हैं, नहीं, इसका 6,8 होगा, इसका x कम आना चाहिए और y ज्यादा आना चाहिए।
क्लियर है क्या? क्योंकि अब वाई की तरफ शिफ्ट होगा, और 45 डिग्री वाली लाइन पे अगर आप हैं तो कौन ज्यादा होगा? दोनों इक्वल होंगे। तो एक ग्राफ बनाया गया। ग्राफ कैसा बनाया गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जेड, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में ग्राफ बनाया गया। और ये वो लाइन है कितने डिग्री वाली? 45 डिग्री वाली। फिर बोला गया कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी स्टेबल स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनको इस ग्राफ में अरेंज करो। जैसे हीलियम, हीलियम कहां आएगा? हीलियम यहां आएगा। क्यों आएगा हीलियम यहां? क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है, तो वो कहां आएगा? 45 डिग्री वाली लाइन पे आएगा। ऑक्सीजन भी इसी लाइन पे आएगा, नाइट्रोजन भी इसी लाइन पे आएगा। सोडियम किधर आएगा? लाइन से ऊपर। क्यों? क्योंकि सोडियम में न्यूट्रॉन ज्यादा है किसके कंपेयर में? प्रोटॉन के कंपेयर में। न्यूट्रॉन हमने वाई एक्सिस पे लिया है, प्रोटॉन एक्स एक्सिस पे लिया है। क्लियर है क्या? तो यहां आ गया जैसे हीलियम, थोड़ा और ऊपर आपको नाइट्रोजन, कार्बन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। ये सब इस लाइन पे मिलेंगे। कहां पे? 45 डिग्री वाली लाइन पे मिलेंगे आपको। बाकी आप जैसे जैसे न्यूक्लियस को अरेंज करते जाते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियस है, जो स्टेबल न्यूक्लियस है, वो इसमें अरेंज हो जाते हैं सबके सब। बस यही न्यूक्लियस दुनिया में स्टेबल देखे गए हैं कि ये स्टेबल होते भैया। कौन से? बोले छोटे न्यूक्लियस में वो स्टेबल होते हैं, छोटे साइज के न्यूक्लियस में वो स्टेबल होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है। फिर जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होते जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है। इस बेल्ट में जो न्यूक्लियस आ रहे हैं ये सब के सब कौन से न्यूक्लियस है? स्टेबल न्यूक्लियस। जैसे एक न्यूक्लियस मैंने यहां रखा तो इसमें कौन ज्यादा होगा? न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे। और जो न्यूक्लियस है 45 डिग्री वाली लाइन पे आ रहे हैं वो भाई उनमें दोनों क्या होंगे? उनमें दोनों इक्वल होंगे। लाइक जैसे यहाँ हीलियम आ गया, ये न्यूक्लियस जो होंगे इनमें दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इनमें न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या है? प्रोटॉन। और ये जो न्यूक्लियस है इनमें न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। और एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन है वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन का काम क्या है? प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फोर्स। छापिए। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फोर्स तो हम प्रोटॉन से भी करवा सकते थे। मतलब प्रोटॉन का बढ़ना ही तो समस्या है।
हो गया। हो गया क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेडियो एक्टिव डीके। एक और टॉपिक आता है बीच में, रेडियो एक्टिविटी, जो अपने सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो अगर आप क्वेश्चंस लगाएं पीवाईक्यू वगैरह कुछ भी और उसके क्वेश्चन मिले तो वो आपको हटाते हुए चलना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ करती थी, वो डिलीट हो गया। वो क्या लिखा आपने? रेडियो एक्टिव डीके। देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें, पहले वो बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके में। पहला अल्फा डीके, दूसरा बीटा डीके। बीटा डीके में बेसिकली हमको दो चीजें पढ़ना है। कौन सा? नेगेटिव बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा डीके। कुछ नहीं बोले तो बीटा डीके ये वाला मान के चलते हैं प्रायोरिटी में। कौन सा? नेगेटिव बीटा डीके। और तीसरा जो है वो गामा डीके, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या फिर इसको के कैप्चर भी बोल सकते हैं। ये चीजें हमको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है रेडियो एक्टिव डीके में, लिख लीजिए पहले। अच्छा, आप ऑलरेडी मैग्नेटिज्म से जानते हैं कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं। अल्फा कौन है? अल्फा कौन है? हाँ जी, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जी, नेगेटिव बीटा पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का ही नाम नेगेटिव बीटा पार्टिकल है। और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं? पॉजिट्रॉन को बोलते हैं। समझते हो ना? पॉजिट्रॉन। गामा कौन होता है? गामा फोटोन होते हैं, पार्टिकल ही नहीं है कोई। फोटोन या फिर क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। गामा कोई पार्टिकल नहीं होता, ध्यान रखना। गामा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन होते हैं, एनर्जी फोटोन। ईएम वेव भी हो गया ना अपना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इलेक्ट्रोस्टेट छूटा हुआ? ऐसे कितने लोग थे? एक, बस एक ही है क्या? दो, तीन, और कोई? बस बाकी सबने पढ़ रखा है। तो आपको ग्रेविटेशन कवर करना है यूट्यूब से। पूरा इलेक्ट्रो का कॉपी है वो। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ग्रेविटेशन आप लोगों का हो गया। हाँ, सैटेलाइट पढ़ा दूंगा मैं। सैटेलाइट, केपलर्स लॉ, ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा। बट ट्राई करना, वहां से आ जाएगा आपको समझ। 2 वीक का टाइम है। जिनका इलेक्ट्रो छूटा हुआ है उनको छोड़ के बाकी सबका ग्रेविटेशन का टेस्ट आएगा नेक्स्ट वीक में। 3 लेक्चर डले हुए हैं, देख सकते हैं आप इसीलिए।
3 पार्ट में खत्म हो गया वो पूरा, सब डला उसमें। हाँ, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, शेयर कर दूंगा वीडियो के तीनों के लिंक। आपको ग्रेविटेशन डन करना है अपने स्तर पर, थोड़े एफर्ट्स लगाओ आप लोग भी। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को फ्री होना है अपने को, वो याद रहे, क्योंकि 1 जनवरी के दिन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आप लोग की। बढ़े क्या आगे? अभी पहली हेडिंग लिखिए भैया, अल्फा डीके। अल्फा डीके देखिए, अल्फा क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस है XZA, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला। तो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद में अगर हम बात करें तो ये जो Z है ये Z-2 हो जाएगा। भाई हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर निकलेंगे तो मास नंबर कितना कम हो जाएगा? 4 से। और साथ में कौन? अपना अल्फा पार्टिकल। इसको हीलियम भी लिख सकते हो और अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हो। तो एक न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था, उसमें से एक अल्फा बाहर आ गया, तो 2 प्रोटॉन बाहर आ गए, 2 न्यूट्रॉन बाहर आ गए, तो मास नंबर उसका 4 से कम हो गया और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया और साथ में, ठीक है क्या? तो क्या ये सही लिखा हुआ है अल्फा डीके का इक्वेशन? वैसे तो इसमें सब कुछ सही है लेकिन फिर भी ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया कौन सा सही है, बहुत सारे बच्चे टिक करके आ गए। प्रॉब्लम ये है कि इस जिसका एटॉमिक नंबर Z है उसको अगर आप X लिख रहे हो तो जिसका एटॉमिक नंबर Z-2 है उसको आप X नहीं लिख सकते, सिंबल चेंज करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो सिंबल क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही तो अपन एलिमेंट्स को अरेंज करके चल रहे हैं। तो वैसे तो सब कुछ ठीक था, बस वो सिंबल की ही दिक्कत है। X की जगह और कुछ भी लिख दो, P Q Y Z कुछ भी लिख दो, X नहीं लिखना है केवल। तो फिर सही इक्वेशन क्या हो जाएगी? XZA, बताओ क्या बनेगा? Y लिख लेते हैं, Z-2 A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम He2 4। क्लियर है क्या? ये जो न्यूक्लियस है इसका नाम रखा गया है न्यूक्लियर फिजिक्स में पेरेंट न्यूक्लियस। और ये जो है इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये तो अपना है कौन? अल्फा पार्टिकल। लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है, न्यूक्लियस भी डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। सन भी तो हो सकता था, ठीक है, पर क्या करें, छापी और क्या, अल्फा डी के हेडिंग डाल के पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस। अल्फा डीके अकेला ऐसा डीके है जिसमें मास नंबर चेंज होता है।
बाकी आप कोई भी डीके पढ़ेंगे, गामा, बीटा, माइनस बीटा, प्लस बीटा, कैप्चर, के कैप्चर, कहीं पर भी मास नंबर चेंज नहीं होगा। मास नंबर चेंज होने वाला अकेला डीके है, ये कौन सा? अल्फा डीके। एटॉमिक नंबर में वेरिएशन मिलेगी आपको, मास नंबर में वेरिएशन नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, कौन? अल्फा डीके। हो गया? अब एक रिएक्शन है, एक्स जेड है, वाई जेड माइनस टू, ए माइनस फोर प्लस एच ई टू फोर, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन। मास ऑफ reactant is equal to mass of product। जितना मास इस X का है उतना मास Y और हीलियम का मिलके आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बट प्रैक्टिकली जो देखा गया, प्रैक्टिकल रिजल्ट कुछ और ही बोलते हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ये बोलते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑलवेज। ये नोटिस किया गया कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब हीलियम न्यूक्लियस और वाई न्यूक्लियस को जब हम क्या करें, दोनों का मास ऐड करें और कंपेयर करें उसको एक्स के मास से, तो इन दोनों का मास मिलके एक्स के मास से कम आ रहा है। तो कहां गया मास? जानते थे अपन, किसके फॉर्म में रिलीज हो गया होगा? भाई डीके क्यों हो रहा है? स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है। ये इस न्यूक्लियस के कंपेयर में ये दोनों न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होंगे तभी तो कोई प्रोसेस चल रही है। भाई ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा एक्स या वाई? वाई ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो डीके किया, नहीं तो कोई न्यूक्लियस क्यों डीके करेगा? अनस्टेबल होने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए तो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। अल्फा डीके हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा तो एक्स के कंपेयर में वाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा। किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा? वाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? एक्स के कंपेयर में। वाई इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एक्स, तभी तो डीके किया है। डीके करके स्टेबल ही होगी कोई चीज, लेस स्टेबल अगर हो रही होती तो क्यों डीके कर रहे होते? अनस्टेबिलिटी अगर आएगी तो डीके क्यों होगा? फिर नहीं होगा। डीके हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, तो ये नोटिस किया गया। तो फिर यहां पे एक कहानी आ जाती, कौन सी? फिर एक कहानी आ गई, मास डिफेक्ट। फिर देखने को मिला मास का क्या? डिफेक्ट। मास डिफेक्ट डेल्टा एम। लेकिन इस बार मास डिफेक्ट जो है वो वैसे नहीं निकलेगा। कैसे? इस बार वैसे नहीं निकलेगा कि थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास। इस बार कैसे निकलेगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इससे क्या निकलेगा? मास डिफेक्ट। कहां गया ये मास? भाई एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डीके। ठीक है, जब डीके हुआ तब क्या हुई होगी? एनर्जी रिलीज हुई होगी। कितनी? डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट आया, इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ होगा? रिलीज हुआ होगा। किसमें? इस डीके में। मास कम हुआ मतलब कहां गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। छापिए।
हो गया, लिख लिया क्या? अब अगर मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं तो उसको मास ऑफ एटम कंसीडर करके चलना है, और कहीं पे मैं स्मॉल एम लिख रहा हूं तो वो मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे मान लो एक एटम है एक्स जेड ए, ठीक है, और मान लो मुझे यहां पे लिखना है एम एक्स, मतलब मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास कैसे निकाल सकते हैं भाई? न्यूक्लियर मास कैसे निकलेगा? न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास पे एटम का मास है उसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या बचता है? न्यूक्लियस। एटम माइनस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू न्यूक्लियस। तो बताओ न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू, बोलो, एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? जितना एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होता है ना? तो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे लिखना पड़ेगा? जेड एम ई। क्या सही लिखा हुआ है? ये एटॉमिक मास, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये जेड इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका मास। एटम के मास में से सभी इलेक्ट्रॉन का मास हटा दिया तो किसका मास बच गया? न्यूक्लियर का मास बच गया। ये छापिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अल्फा डीके में तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन आगे जाके बीटा डीके, गामा डीके, पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा डीके, गामा नहीं सॉरी, उनमें आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन। हो गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मास डिफेक्ट इन अल्फा डीके। मास डिफेक्ट इन अल्फा डीके। पहला मास डिफेक्ट इन अल्फा डीके, उसमें पहली साइड हेडिंग डालिए इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर मास। इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास के टर्म्स में अब हम देख रहे हैं मास डिफेक्ट किसका? अल्फा डीके का। तो भाई इक्वेशन होती एक्स जेड ए वाई जेड -2 ए -4 प्लस हीलियम 2 4। तो मास डिफेक्ट जो होता है वो कैसे निकलता है? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट
तो रिएक्टेंट का मास हो गया mx माइनस प्रोडक्ट में दो चीजें आ गई, एक तो कौन y और एक हीलियम। क्या सही लिखा है? अरे भैया ये कौन हो गया? रिएक्टेंट, और ये दोनों कौन हो गए? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और मैंने m सारे क्या लिखे हैं? स्मॉल m। स्मॉल m मतलब ये कौन सा मास है? न्यूक्लियर मास है। छापिए। हालांकि अल्फा डीके में न्यूक्लियर मास हो या एटॉमिक मास हो आंसर सेम आएगा। दिक्कत ये बीटा डीके से स्टार्ट होती है, बट अभी से हम प्रैक्टिस में लेके चलें तो ज्यादा बेटर है। आंसर लास्ट में आप देखेंगे कि सेम ही तो मिल रहा है, क्या दिक्कत है? कुछ भी हो। हो गया। अगला लिखिए, इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास। किसके टर्म्स में लिख रहे हैं हम अपन? एटॉमिक मास के टर्म में लिख रहे हैं। अच्छा बताइए, जो mx है इसको ऐसे नहीं लिख सकता mx माइनस लिख सकता हूं क्या इसको? इस mx को मैं ऐसे, न्यूक्लियर मास को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो बताया, ठीक है। न्यूक्लियर मास मतलब क्या? एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर तो my को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? my माइनस z माइनस 2me। भाई उसका z नहीं है, z माइनस 2 एटॉमिक मास। तो फिर तो mhe को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? mhe माइनस, बोलो, 2me लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? और अगर लिख सकते हैं तो फिर बताइए मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या फॉर्मूला था? mx माइनस my माइनस mhe। तो डेल m इज इक्वल टू mx को क्या लिख सकते हैं? mx माइनस zme, ये अपना हो गया mx माइनस my को बताओ क्या लिख सकते हैं? my माइनस z माइनस 2me माइनस mhe को बताओ क्या लिख सकते हैं? mhe माइनस, भाई यहां क्या होगा ना कि यहां सारी चीजें कैंसिल होकर रिजल्ट वही बनेगा जो न्यूक्लियर मास के टर्म में है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज बीटा डीके में जाके समस्या दे देती है, इसलिए मैं इतना इंपोर्टेंस दे रहा हूं इसको कि आपको लिखना आना चाहिए। आप लिखोगे तो रटने की जरूरत नहीं, तुरंत बना सकते हो वहां पे 1 मिनट के अंदर। चलो अरेंज करते हैं इसको, क्या बनता है रिजल्ट देखते हैं। मास डिफेक्ट का वैल्यू ये तो हो गया mx, है ना, माइनस zme माइनस my हो जाएगा ये। अरे बोलो हाँ या ना? ये क्या है? me z में मल्टीप्लाई होगा तो zme, माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस zme, फिर माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो लिख दें प्लस zme। ये क्या है? me माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2me, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2me, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 पक्का ना, माइनस इंटू mhe माइनस mhe माइनस 2me, और ये बाहर का माइनस, सबको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? प्लस zme से माइनस zme, माइनस 2me से प्लस 2me। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी आई? mx माइनस my माइनस, तो ये तो रिजल्ट वही बन गया जो स्मॉल m के टर्म में था। तो क्वेश्चन कैसे आता है? न्यूमेरिकल नहीं आता इधर,
या ऐसा बोल देते हैं कि mx जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस का मास है, my जो है वो डॉटर न्यूक्लियस का मास है, और हीलियम का तो mh ही है। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? तो मास डिफेक्ट की वैल्यू हो जाएगी mx माइनस my माइनस mh। और मान लो न्यूक्लियर मास नहीं बोल के एटॉमिक मास बोले तब भी रिजल्ट वही रहेगा। अल्फा डीके में समस्या नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको। ये समस्या कहां आके देखने को मिलेगी आपको? बीटा। बीटा डीके में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मास के टर्म में रिजल्ट कुछ हो आएगा और एटॉमिक मास के टर्म में रिजल्ट कुछ और आएगा। तो वहां बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है कि बीटा डीके अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये लिखना आना चाहिए। इसलिए मैंने अल्फा में आपको लिखना सिखा दिया। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा पे क्वेश्चन आया तो दोनों का रिजल्ट सेम है, वो न्यूक्लियर मास दिया हो या एटॉमिक मास दिया हो, आपको ये वाला आंसर टिक करके आना है, mx माइनस my माइनस mhe। डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा अगर आएगा तो। ये लिख लिए? ऊपर वाला मत लिख लेना, लिख चुके ऑलरेडी आप लोग। ये तीनों लिख लिए क्या? हो गया? हो गया क्या? लिख लिया ना सबने? अब मास डिफेक्ट ये आ गया, तो मास जा कहां रहा था? एनर्जी में। तो जो एनर्जी रिलीज्ड है ऑलरेडी लिख चुके हैं हालांकि अपन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डीके, उसको हम ई आर मान लेते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब बात ये आती कि ये एनर्जी जो रिलीज हुआ ये गया कहां होगा? देखिए, ये एक न्यूक्लियस था एक्स जेड ए, ये रेस्ट में था। रेस्ट में था तो इसका जो मोमेंटम है वो कितना था? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फिर अचानक से इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला,
अल्फा पार्टिकल निकला तो दो न्यूक्लियस बन गए। कौन से दो न्यूक्लियस बन गए? एक बन गया वाई और एक अपना अल्फा। वाई जो है वो बताओ क्या हो गया? Z-2 A-4 और हीलियम हो गया He2 4 है ना। अब जो ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी, तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन दोनों को किसके फॉर्म में मिल जा रही है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जा रही है। मतलब ER इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बताओ, डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। मतलब साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये दोनों चलेंगे, एक इधर चलेगा और एक इधर चलेगा। क्यों ऐसे क्यों चलेंगे? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी तो बैलेंस करना है। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में आना चाहिए, और पहले तो जीरो था, तो पहले जीरो था तो बाद में भी क्या लाना पड़ेगा? जीरो। जीरो लाने के दो तरीके हैं, या तो ये दोनों रुके रहे कि दोनों के मोमेंटम जीरो हो तो 0 + 0 = 0, या फिर ये दोनों चले और चलने में इस तरीके से चले कि दोनों का मूवमेंट किधर हो? ऑपोजिट। दोनों के मोमेंटम इक्वलेंट ऑपोजिट आ जाए तो दोनों का मोमेंटम जुड़ के नेट आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं क्या? Py, और इसका मोमेंटम हम क्या मान लेते हैं? P अल्फा। तो कंडीशन ये है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या लाना पड़ेगा? 0। और फाइनल मोमेंटम 0 लाने का एक ही तरीका है कि जितना मोमेंटम y का हो उतना ही मोमेंटम अल्फा का हो, ठीक है, और ऑपोजिट हो। डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो दोनों का नेट आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो जितना मोमेंटम पहले था उतनी बाद में भी आ जाएगा। अच्छा, ये तो माइनस, ये तो वेक्टर फॉर्म लिख दिया मैंने कि वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। अभी हम एट द टाइम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मोमेंटम बताओ क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ y, वेलोसिटी ऑफ y इक्वल टू मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो जो वेलोसिटी ऑफ y है वो बताओ क्या हो जाएगा? मास ऑफ अल्फा, मोमेंटम को लिख रहा हूं मास इनटू वेलोसिटी ना, इक्वल कर रहा हूं मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय, बोलो, मास ऑफ y। तो फाइनली जो Vy होती है वो बताओ कितना आ जाएगा? मास ऑफ अल्फा कितना होता है? 4। अरे अल्फा का मास नंबर कितना है? 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ y कितना है? डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना है? A-4। तो ये अपना क्या निकल गया? ये जो होता है ना Vy, इसका एक नाम रखा गया है फिजिक्स में, इसको बोलते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? रिकॉइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। रिकॉइल स्पीड किसको बोलते हैं? जैसे बुलेट गन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अपन कि एक बुलेट जब गन से निकलती है तो गन को भी ऑपोजिट साइड पे क्या मिलती है? एक स्पीड मिलती है, उसका नाम क्या है? रिकॉइल स्पीड। तो ऐसे ही जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा इस न्यूक्लियस में से, यहां से एक्स में से निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? वाई। तो अल्फा जब निकलेगा तो वाई भी पीछे की तरफ जाएगा किस स्पीड से? रिकॉइल स्पीड से। और वो रिकॉइल स्पीड का वैल्यू कितना होता है? हालांकि इसके क्वेश्चन आपको 11th के फिजिक्स में मिलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। तो ये रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला है किसका भाई? ये v क्या है? वेलोसिटी या स्पीड किसका? y का। y मतलब कौन? डॉटर न्यूक्लियस। क्लियर होना चाहिए, एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है, y डॉटर न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल है। 3 चीजें चल रही है। तो ये तो 11th वाला पार्ट हो गया, वहां पे चीजें पूछी जाती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है ER, जो एनर्जी रिलीज है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। क्या ये सही बात है? जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा वो उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। किन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा? ये वाली बात बोल रहा हूं मैं, ये
कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई में कन्वर्ट हुआ होगा। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिके, ठीक है, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड, मतलब ये पहले रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, अब ये दोनों चल रहे हैं तो इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आई? तो डीके में जो मास डिफेक्ट आया, मास डिफेक्ट आने की वजह से एनर्जी रिलीज हुआ, वही एनर्जी इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर इन दोनों को वो एनर्जी मिल गया तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी जुड़ के कितनी आएगी? जितनी एनर्जी रिलीज हुई है। या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं कि डेल्टा एम इंटू बोलो 931.5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, भाई एनर्जी तो इतनी रिलीज हुई होगी ना, जितना मास डिफेक्ट आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 931.5 से। ये समझ में आई कि नहीं कहानी? जो भी मास डिफेक्ट आया, उस मास डिफेक्ट आने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ वो दोनों को, किन दोनों को? डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया। ऐसा किनका मानना है? साइंटिस्ट का मानना है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही होगी? कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, फिर अभी आप लोगों ने बोला कि जो मोमेंटम है अल्फा का, वही मोमेंटम किसका होगा? आफ्टर डीके दोनों के मोमेंटम क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, मोमेंटम को √2m के लिख सकते हैं क्या? बोलिए, क्या लिखा जा सकता है? तो लिख दीजिए। तो बताओ, पी अल्फा √2 मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, √2m के मास को हालांकि आप लिख सकते हो कितना? 4 इक्वल टू √2 बोलो मास ऑफ वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से दोनों के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। मोमेंटम को √2m के लिख के इक्वल कर दिया, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बच गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, ये वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो a-4/4। भाई वाई का मास कितना है? a-4, और वाई का मास कितना है? a-4, और अल्फा का मास कितना है? 4। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। काइनेटिक एनर्जी मास के क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अच्छा, दोनों काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो पता है और दोनों काइनेटिक एनर्जी का आपको सम पता है, आप क्या लगा सकते हैं? आरडीएम लगा के दोनों की क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। किन दोनों की? अल्फा की भी और डॉटर न्यूक्लियस की भी। बोलो, अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कितना आएगा? बोलो जल्दी यहां से। उसके सामने क्या लिखा? उसको छोड़ो, इधर देखो। तो क्या आएगा? my डिवाइडेड बाई my प्लस m अल्फा इंटू दोनों का सम कितना है? er। अरे आया नहीं आया समझ में? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या निकल गया? अल्फा। क्या लगा के? आरडीएम लगा के। ऐसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस बताओ क्या बनेगा? ky इक्वल टू बोलो मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई बोलो मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इंटू er। क्लियर है क्या? कहां से लिखना तुम लोगों को? यहीं से लिखना है? इससे पहले लिख लिया था क्या? हाँ, अल्फा डीके इतना डिटेल पढ़ रहे हैं, बाकी बीटा और ये सब नहीं पढ़ना होता।
हो गया, लिख लिया क्या सबने? कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और लॉजिक गेट भी खत्म हो जाएगा। परसों सेमीकंडक्टर की थ्योरी पढ़ा देंगे हम। मॉडर्न फिजिक्स डन। फिर रे ऑप्टिक्स एक्स्ट्रा क्लास में देख लेंगे, वेव मोशन और वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि एसएचएम तो हो गया, वेव वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी कुछ। हो गया ये भी। हो गया, लिख लिया क्या? इधर का तो लिख ही लिया होगा कम से कम।
देखिए, अब यहां से अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी निकाला, हमको पता चल गया था कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए, तो हमने इसको एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा। ठीक है, तो ये हमने एक टारगेट डिसाइड किया कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, कहां से कैलकुलेट किया हमने काइनेटिक एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया, और हम कुछ सोच रहे थे कि यहां कहीं आके ये अल्फा पार्टिकल टकराना चाहिए। कहां आके टकराना चाहिए, ये हमने एक टारगेट डिसाइड किया कि यार यहां आएगा ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो घूमता है तो उसकी रेडियस वगैरह कितनी होती है, वो चीजें हमारे पास है। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, एम वी को पी लिख सकते हैं √2m के, काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम रेडियस निकाल के पता कर सकते थे कि इसको कहां जाके टकराना चाहिए। लेकिन ये नोटिस किया गया कि अल्फा पार्टिकल को जब जब फील्ड में भेजा तो वो वहां नहीं टकरा रहा जहां पे उसको टकराना चाहिए, उससे नीचे कहीं वो हिट कर रहा है बार बार इस रेंज में। ऐसा क्यों? अच्छा, उसमें भी अब ऐसा लग रहा था कि यार जो हमने कैलकुलेशन किया वो तो एकदम सही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से अगर अपन चले तो। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है? कैलकुलेशन तो एकदम सही है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से अगर अपन चलें तो यही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए। लेकिन यहां अल्फा पार्टिकल जिस तरीके से जिस जिस पोजीशन को हिट कर रहा है उसको देख के ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो कैलकुलेशन हमने किया है उसके हिसाब से हम जो अल्फा का काइनेटिक एनर्जी निकाल के लाए वो ज्यादा लाए हैं। काइनेटिक एनर्जी अल्फा के पास कम है, कम है, तभी तो ये नीचे हिट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये थी उस टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो साइंटिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यार अगर चलो मान लिया कि जो हम सोच रहे हैं वहां पे हिट नहीं कर रहा, उसके नीचे कहीं टकरा रहा है, उसके नीचे भी अगर किसी एक फिक्स जगह पे टकरा रहा हो तो समझ में आया कि इतना एनर्जी का डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं जा रहा है। लेकिन उसके नीचे भी उसकी कोई फिक्स जगह नहीं थी, हर बार जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, जहां हिट करना चाहिए वो लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी। तो उसमें और कंफ्यूजन बढ़ गया फिर कि यार एनर्जी हम हम ज्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्चुअल एनर्जी उससे कम है। अब उससे कम है तो मान लो वो एक फिक्स वैल्यू होती है यार कि इतना कम है, बस ये यहां टकरा रहा है फिक्स यहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस पर कुछ सोचते कुछ समझते कि यार इतना कम क्यों आ रहा है, ये फिक्स गैप क्यों आ रहा है। लेकिन कभी वो यहां टकरा रहा है, कभी यहां टकरा गया, कभी यहां टकरा है, कभी यहां कभी यहां, तो वो वेरिएशन समझ में नहीं आ रही थी कि हम जिस फॉर्मूले से एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो रेडियस होना चाहिए, रेडियस उससे कम आ रही है, और कितनी कम आ रही है उसका कोई फिक्स रूल ही नहीं है। कभी इतनी कम आ गई, कभी ज्यादा कम आ गई, कभी और मतलब थोड़ा कम कम आई, कभी यहां टकरा रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम निकाल रहे हैं, जो कम हो रहा है वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू, ये तो कंफर्म था, ये समझ में आ गया था लोगों को कि जो एनर्जी अल्फा की हम सोच रहे हैं उतनी नहीं है, उससे कम है। लेकिन उससे कितना कम है उसके लिए कोई रूल नहीं था। फिर बाद में पता चला कि अल्फा डीके जब होता है XZA, इसमें से जब अल्फा डीके होता है और डॉटर न्यूक्लियस बनता है Z-2 A-4, और साथ में कौन निकलता है अपना अल्फा। उसके साथ एक और चीज निकलती है, उसके साथ निकलते हैं फोटोन, मतलब गामा डीके। कौन सा डीके? अल्फा डीके के साथ में होता है कौन सा डीके? गामा डीके। एनर्जी के क्या निकल रहे होते हैं? फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी चली जाती है। अब जो मास का डिफेक्ट आया, तो मास डिफेक्ट आने से जो एनर्जी रिलीज हुई, कौन सी एनर्जी? ER। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना? ER। हमारे कैलकुलेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा ER जो है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी
कि जो ER है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है मास डिफेक्ट की वजह से, वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो तीन चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, प्लस एनर्जी फोटॉन्स। उसका कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो सच्चाई फिर क्या है? सच्चाई पे आते हैं। सच्चाई यह है, आपको लिखना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई वो ER नहीं है, वो ER माइनस गामा फोटॉन्स है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में या गामा डीके के फॉर्म में जो एनर्जी चले जा रही है, फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी चले जा रही है, उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो हम जितना हिस्सा समझ रहे थे उतना है नहीं, उसमें से कुछ कम है। अब इन दोनों के हिस्से में थोड़ी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्लियर है क्या? तो इसको कब कंसिडर करके चलना है? जब गामा फोटॉन्स की एनर्जी दी हुई हो तो कंसिडर करके चलना है, नहीं दिया हो तो जो पिछला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फिर हम ये मानेंगे कि 100% एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन गामा फोटोन का एनर्जी अगर दिया, अच्छा गामा फोटोन का एनर्जी देना ही पड़ेगा, फिजिक्स में उसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि वो एक रैंडम प्रोसेस है। कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गामा या EM वेव के फॉर्म में एमिट हो जाएगी उसका कोई फिक्स रूल है ही नहीं। फिक्स रूल नहीं, कभी ज्यादा एमिट हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो वो एक उस इंस्टेंट पे ही पता चलता है। जब अल्फा डीके होगा तभी समझ में आएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में गया? गामा के फॉर्म में गया। इसलिए तो वो वेरिएशन आ रही थी, कभी ज्यादा गामा डीके हो गया तो वो नीचे टकरा गया, कभी कम गामा डीके हुआ तो वो ऊपर टकराया। लेकिन हर बार गामा डीके हुआ तो एग्जैक्ट जहां हम सोच रहे थे वहां कभी नहीं पहुंचा। गामा डीके हर बार हुआ लेकिन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का नहीं होगा। कितना होगा वो क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। तो मान लो अगर वैसे तो हम आप पहुंच गए हैं या IIT लेवल पे, अगर अल्फा डीके पे क्वेश्चन आता है और इनके मास वगैरह दे दिए जाते हैं AMU में, तो मास का डिफरेंस लेके पहले आपको डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी रिलीज आएगी, फिर गामा डीके का एनर्जी जो दिया रहेगा वो माइनस करना पड़ेगा, फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा उसको RDM लगा के डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को बताओ क्या लिखेंगे? My डिवाइडेड बाय, बोलो, My प्लस एम अल्फा इंटू ER, नहीं ER माइनस गामा। सच्चाई तो यही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई को बताओ क्या लिखेंगे? बोलो, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इंटू ER माइनस गामा। तो अगर गामा डीके का जिक्र किया गया हो तो आपको पहले बाइंडिंग, वो जो मास डिफेक्ट से जो एनर्जी रिलीज आएगी वो निकालना है, उसमें से गामा माइनस करना है, फिर RDM लगाना है। वैसे इतना डीप आज तक नहीं पूछा गया है कभी भी अल्फा डीके नीट एग्जाम्स में। पीछे तो कुछ नहीं लिखना, हो तो हो चुका है, यही लिखना बस। अभी तक तो नीट में नहीं आया है इतना, लेकिन कभी आए तो ध्यान रखिएगा। इससे ऊपर लेवल पे नहीं ले जाया जा सकता अल्फा डीके को। और ये सारी कहानी अगर आएगी तो अल्फा डीके के लिए ही आती है। ये बीटा डीके में इतना डीप पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो नहीं पूछा जाता इतना। इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिएगा बीटा डीके, कल से कंटिन्यू करेंगे।